नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह आज भी हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो आपका एग्जाम है, जिसकी डेट आ चुकी है 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, उसके लिए जीके के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज की क्लास में आपको हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, इसके साथ ही संविधान, लोक प्रशासन, इन सभी के प्रश्न और भूगोल के साथ ही साथ इन सभी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो 30 प्रश्न आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है, 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहां पर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? पहली प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी। और कब किया गया था? देखिए, जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है वो कब हुआ? 1440 ईस्वी में जो है जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस को 1556 ईस्वी में कब भारत में कब लाया गया? 1556 ईस्वी में पुर्तगाल से गोवा लाया गया था। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का व्यापक प्रसार कब हुआ? सन 1778 में हुआ, जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। और कहां से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। तो क्या सही है इसमें आपका? पहले में ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता सही है। अगला प्रश्न है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन या पृथ्वीराज चौहान तृतीय? तो गोहाने के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा कराया गया था। देखिए, इस किले का नाम उन्होंने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा था। और यह किला 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और वर्तमान में यह किला हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में स्थित है। तो गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 3 है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो देखिए, मैं आपको हर बार बता रही हूँ कि जो है बाबर और इब्राहिम के बीच की जो लड़ाई है, या और भी जितनी भी प्लासी की युद्ध है, आपका पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, इन सब से जुड़े प्रश्न बार बार जो है पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, पानीपत का कब हुआ, प्लासी का कब हुआ, तराइन का युद्ध कब हुआ। इन सभी युद्ध से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो जब भी फिर से कोई प्रश्न आए तो आप उसको रिवाइज करिए और भी जो युद्ध हैं उनको याद रखिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? पानीपत में लड़ी गई थी। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी प्रश्न हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। और उन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? सन 1828 ईस्वी में की थी, जिसे बाद में जो है किस नाम से जाना गया? ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, क्योंकि पहले इन्होंने 1828 में एक धार्मिक संस्था की स्थापना कर दी थी, बाद में उसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और सन 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 है कि 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? हेमचंद्र ने। इन्हें कहा क्या जाता है? हेमू भी कहा जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और ये अंतिम हिंदू शासक थे, जिसने 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर मुगलों पर हमला कर दिया था। और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया था। ठीक है। तो 5th में आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, हेमू सही है इसमें। अब अगला प्रश्न नंबर 6 है कि किसने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन
शुरू करने वाले कौन से भारतीय नेता थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। उन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था। तो ये तो हम सबको पता है। बाबा साहब किसे कहा जाता था? भीमराव अंबेडकर को। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर मुस्लिम लीग। तो जो रास बिहारी बोस थे, क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय फौज होगा। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कब किया गया? 1928 में राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। इस लीग का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने किया और इनके द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत था। प्रश्न नंबर 9 है कि पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, पल्ली आंदोलन का संबंध किससे है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में इस आंदोलन की शुरुआत कब होगी? वर्ष 1930 में हुई। कब हुई? जब नमक सत्याग्रह चल रहा था। जब नमक सत्याग्रह चल रहा था उस समय हुई थी। ठीक है, तो ये किस लिए था? ये आंदोलन जनजातीय अधिकारियों को पृथक किए जाने के विरुद्ध किया गया था। तो पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से शुरू है, तमिलनाडु से संबंधित है। कब? 1930 में, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था। प्रश्न नंबर 10 है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ? सन 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 11, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई? 1905 में की गई थी और इसकी स्थापना के 68 वर्ष के बाद यानी 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, और ये जो भारत का ये उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व विख्यात है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। इसकी बात की जा रही है, एक सींग वाले गैंडे के बारे में बात की जा रही है। कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 12, भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है। भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? ओडिशा है। तो सन 2017 और 18 के अनुसार जो है मध्य प्रदेश है और उसके बाद कौन हुआ? उसके बाद महाराष्ट्र और ओडिशा का स्थान आता है। तो भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें। अगला है, रबी की फसल किसके अंत में बोई जाती है? रबी की फसल नवंबर के अंत में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब फसलों को बोया जाता है, कब काटा जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि रबी की फसलें नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल के बीच काट ली जाती हैं। और रबी की फसलों में कौन कौन आता है? गेहूं, चना, जौ, मटर। और रबी की फसल तो हो गई। खरीफ की फसल देखिए कब बोई जाती है? जून जुलाई में। कब काट ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में। और इसके अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास फसलें आती हैं। अब बची जायद की फसल, ये कब बोई जाती है? मार्च में बोई जाती है और जून जुलाई तक इसे काट लिया जाता है। ये खरीफ और रबी फसलों के बीच में बोई जाती है और इसके अंतर्गत कद्दू, ककड़ी, करेला, कुकम्बर यानी खीरा आदि फसलें शामिल होती हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो पूछे जाते हैं और मैंने देखिए इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। तो आप लोग चाहें तो रबी की फसल, खरीफ और जायद की फसल के बारे में उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, साबरमती, गोदावरी या फिर ताप्ती। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका जो गोदावरी है वो सही है कि वो अरब सागर में नहीं मिलती।
जबकि साबरमती हो गया, नर्मदा, ताप्ती, ये सब अरब सागर में मिलती है। अब जो गोदावरी नदी है इसके बारे में जान लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र के नासिक के पहाड़ियों में त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और कहाँ से निकल रही है? देखिए, महाराष्ट्र के नासिक के पहाड़ियों से त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। जितना भी मैंने सब बताया है वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट करिएगा या फिर याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश क्या है? प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो उसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 16 है कि उपभोग फलन C बराबर A+BY में B किसे दर्शाता है? तो देखिए, B क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। B क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है आपकी। तो 16 में क्या सही हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विशेष घटक योजना SCP को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा किस चीज के कल्याण के लिए शुरू किया था? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विधवाओं या फिर यायावरी जनजाति के लिए? किसके लिए शुरू किया गया था? अनुसूचित जाति, यानी जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उनके कल्याण के लिए वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा विशेष घटक योजना यानी स्पेशल कंपोनेंट प्लान को शुरू किया गया था। तो 17 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है। और देखिए, जिस दर पर केंद्रीकृत बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं उसे बैंक दर या रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आप फर्क जानते रहिएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामान्य या मद GST के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं या शून्य कर या 0% प्रभावित हैं? समाचार पत्र, कुमकुम और बिंदी, प्रसंस्कृत फल और सब्जी, रेशम कीट और खादी धागा, अंतरिक्ष यान। तो 19 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? तो देखिए, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के लिए रोजगार उत्पन्न कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा, गांधी जयंती के अवसर पर इसे किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा असत्य है? कई सारे कथन दिए हुए, पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है। पहला है कि वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, सही है। वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार सदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। और अगला है कि वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया था। तो यह कथन असत्य है। देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान और भारत की स्थापना की गई थी और दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। तो आपका 21 में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा।
अगला है प्रश्न नंबर 22, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई, किस देश से ली गई है? वो ली गई है कनाडा से। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन संघीय व्यवस्था को इस तरीके से भारतीय संविधान में शामिल किया गया कि इसमें संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप में और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप में विद्यमान है। तो ये आप लोग बिल्कुल जानते रहिए कि शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? कनाडा से ली गई थी। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए, किसे होना चाहिए? देखिए, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? किसे होना चाहिए? भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई? देखिए, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अब अगला है प्रश्न नंबर 24 कि कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? प्रश्न पूछ रहा नहीं है। राज्यसभा के नामित सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के नामित सदस्य। तो 24 में आपका जो है सेकंड और थर्ड सही है, तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। प्रश्न नंबर 25 है, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को डैश बनाने का प्रावधान करता है। क्या बनाने का? संवैधानिक संस्थान, शासी निकाय, वित्तीय इकाई या फिर नियामक निकाय। अब क्या बनाने का करता है? वो देखिए, संवैधानिक संस्थान बनाने का प्रावधान करता है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, पंचायतों या पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक संस्थान बनाने का प्रावधान करता है, ठीक है? और इस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ण तक शामिल है, ठीक है? और भारत में ये जो मैं बोल रही हूँ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप लोग बिल्कुल नोट करके चलिएगा। और भारत में इस समय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पहला क्या है? ग्राम सभा, फिर पंचायत है, फिर न्याय पंचायत आती है। तो इस तरह 25 एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे प्रश्न इसमें हम लोगों ने सीख लिए। प्रश्न नंबर 26 है, माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो वो होता है एनाफेज। कब अलग हो जाते हैं? एनाफेज चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सा मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? तो इसमें आपका सही है 27 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। MABs यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त होती है। ये क्या है? एक एंटीबॉडी है जो समान प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है और ये सभी अद्वितीय मूल कोशिका की क्लोन होती है, ठीक है? ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब अगला है प्रश्न नंबर 28, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी, ठीक है ना? जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाएगा तो अवतल दर्पण के कारण जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 29, कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? तो कौन सा है? विद्युत फ्यूज है। ये विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि होने से बचाता है। अब देखिए, आज की क्लास में हमारा अंतिम प्रश्न है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस चीज पर निर्भर करता है? किस चीज पे? धातु की प्रकृति पे करता है कि नहीं? देखिए, करता है। विलयन के ताप पर भी करता है, विलयन की मोलरता पे भी करता है। यानी इसमें क्या सही है आपका? ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए, आज की हमारी जो जीके की क्लास थी 30 प्रश्नों की, वो यहीं खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों ने क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की होगी, आपने बहुत सारे नए प्रश्न आज सीखे हैं, तो आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अब देखिए, इसी विश के साथ कि आप लोग
अपनी तैयारी अच्छे से करें, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अब एग्ज़ाम आने ही वाला है अक्टूबर लास्ट में 28 और 29 को, तो बहुत दिन तो नहीं है लेकिन इतने दिन हैं अभी कि आप लोग चाहें तो अपनी तैयारी पूरे पेशेंस के साथ, लगन और मेहनत के साथ अगर करें तो अच्छे से हो सकती है। तो हम आपसे मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।